एक क्वेश्चन आया, लिखो एक बार। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ए बी सी वृत्त पर 3 बिंदु हैं। ए बी सी वृत्त पर 3 बिंदु हैं। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 7√2। AB is equal to AC is equal to 7√2 and angle BAC and angle BAC 90 डिग्री। एंगल BAC कितना है? 90 डिग्री। देन फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ABC 3 वृत्त पर कोई बिंदु है जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 7√2 है। कोण बी ए सी 90 डिग्री है। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में आस्क है। बताओ फटाफट। कितना हो सकता है? समझियो भी, देखो एक बार समझियो। देखो तुम्हें एक बात समझनी है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि केवल डायमीटर ही ऐसी कॉर्ड होती है सर्कल के अंदर, केवल डायमीटर, डायमीटर यानी व्यास, डायमीटर ही है। देखो एक बार मैंने तुम्हें ये बात बताई कि सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो क्या होता है? व्यास यानी डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। डायमीटर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का, सर्कल पे कहीं भी, ठीक है। तो सर्कल पे कहीं भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसने यही तो बात बताई है कि बी ए सी यानी ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसमें कोई भी ले सकते हो, तुम ये भी इस तरफ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसने कहा कि ए बी ए सी, ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। ए बी और ए सी बराबर है तो कितना निकल के आइए? ए बी ए सी बराबर है तो ये 7√2, तो ये भी क्या होगा? 7√2। अरे हाँ ना। और अभी अभी मैंने बताया था कि एक एंगल 90 डिग्री, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड बराबर होती हैं तो वहां पे 2 एंगल भी आमने सामने, यहाँ पे 2 एंगल भी उनके कोरस्पोंडिंग क्या होंगे? बराबर होंगे। 2 एंगल भी क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ पे ये वाले एंगल बराबर होंगे। ये 90 डिग्री, तो बचा कितना फिर? तो 45 डिग्री और 45 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 90 खुद हो गया था, बाकी 90 के 2 पार्ट कर दिए मैंने। अरे हाँ ना। अब ये चीज मैंने बताई थी ना, अभी अभी बताया था ना कि ये अगर 90 डिग्री हो और ये 45 डिग्री हो तो पैरामीटर क्या होता है? ये एक, ये √2। अरे हाँ ना। तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो बताओ कैसे होगा कि ये एक, तो ये कितना होगा? √2। 90 के सामने, 90 के सामने यहाँ पे ये कितना होगा? √2। अरे हाँ ना। लेकिन एक की वैल्यू 7√2 है। एक की वैल्यू क्या है? 7√2। अगर एक की वैल्यू 7√2 है तो √2 की वैल्यू क्या होगी? √2 गुणा 7√2 बराबर कितना होगा? 14। ठीक है। डायमीटर 14 आया है। क्या 14 आया है? डायमीटर। डायमीटर 14 आया तो रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? हाफ ऑफ द डायमीटर, 14 का आधा 7। बोलो हाँ ना। ये क्वेश्चन पेपर में आया था भाई, अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है। फटाफट उतारो। बोलो, हो गया? देखो तो भाई, ये बात ना करो बेटा पीछे, ऐसे नहीं बेटा।
देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री से, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 179 डिग्री। हो गया है? देखो एक बार, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 179 डिग्री तक क्या सॉल्यूशन होगा? बताओ फटाफट। देखो कुछ बात मैं तुम्हें बताता हूं, नोट करो एक बार। इन द केस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, बोलेगा कोई नहीं भाई। इन द केस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, और इन द केस ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर केस है 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर 270 डिग्री प्लस थीटा या फिर 270 डिग्री माइनस थीटा, तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? साइन थीटा चेंज होगा कोस थीटा, और कोस थीटा चेंज होगा साइन थीटा, टेन थीटा चेंज होगा कोट थीटा में, और कोट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में, कोसिकेंट थीटा चेंज होगा सेकेंड थीटा में, और सेकेंड थीटा चेंज होगा कोसिकेंट थीटा में। अरे हाँ या ना। दूसरी बात, क्वाड्रेंट होते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। कैसे बनते हैं? ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, जिसमें से ये वाला पार्ट 90 डिग्री का, 0 डिग्री पे ये वैल्यू, ये 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट होता है 180 डिग्री तक, और ये 270 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 360 डिग्री, और 0 डिग्री यहाँ पे वैल्यू आएंगी, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे हाँ या ना। पहले क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो, हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं? 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में एक साइन थीटा और एक उसी का अपोजिट कोसेकेंट थीटा। भाई ये तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी जो बचे हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव। एक साइन थीटा, उसका अपोजिट कोसेकेंट थीटा, ये तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी जो बचे हैं वो क्या होंगे? नेगेटिव। अगर दूसरी मैं बात करूं यहाँ पे तीसरे क्वाड्रेंट की, तो तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा? तीसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा और उसका अपोजिट है कोट थीटा, ये तो होंगे भाई पॉजिटिव, बाकी बचे हुए सारे नेगेटिव। अगर मैं चौथे क्वाड्रेंट की बात करूं तो कोस थीटा और उसका अपोजिट है सेकेंड थीटा, ये तो होंगे पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, ये सारी डिटेल, ये सारे कंसेप्ट मैं एक बार डिटेल में ही बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री की अलग से वीडियो डालूंगा पूरी कंप्लीट, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये पढ़ लेते हैं पेपर में आए हुए, ठीक है। देखो एक बार कर दूं रेज। अब इस क्वेश्चन में कहा क्या अप्लाई करूंगा, जैसे मान लो cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री से स्टार्ट होके ये cos 179 डिग्री तक गया, ठीक है। ये देखो
cos 179 डिग्री तक गया। तो ये जो cos 179 डिग्री है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं कि cos 180 डिग्री -1। अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं या नहीं? cos 180 डिग्री -1। अच्छा, cos 180 के केस में चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो cos 180 के केस में cos 180 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। अरे हाँ या ना, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? देखो 180 माइनस 1 हो 179 हो गया, तो इसके लिए क्वाड्रेंट कौन सा पड़ेगा? 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया या तो साइन या फिर कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। तो ये तो नेगेटिव होगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। यानी हम यहाँ पे -cos 1 डिग्री लिख सकते हैं। अरे हाँ ना, और यहाँ पे क्या था? +cos 1 डिग्री। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे cos 2 डिग्री प्लस है, और लास्ट में क्या है? cos 178 डिग्री, क्योंकि अगर 179 है तो इससे पिछला कितना रहेगा? 178, उसको भी 180 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो 180 माइनस 2 लिखेंगे तो वो हो जाएगा cos 2 डिग्री विद नेगेटिव साइन, cos 1 डिग्री विद नेगेटिव साइन। अरे हाँ या ना, तो इस तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, इस तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कैंसिल होती जाएंगी। अरे हाँ ना, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन बीच में एक ऐसी वैल्यू होगी cos 90, बीच में एक ऐसी वैल्यू होगी cos 90 जिसका पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि cos 90 होने के लिए दूसरा 90 की आवश्यकता है, तब जाके 180 बनेगा। लेकिन अगर पेयर नहीं भी बनेगा तो मैंने याद करवाया cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो बाकी 0 बन ही जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 है ही, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी प्रकार की कोई समस्या? कर दूं रेज है? समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखो तो क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। जैसे जो क्वेश्चन 30 दिसंबर को पूछा गया ना, वही क्वेश्चन 5 जनवरी को मिला। फिर जैसे देखो, ये क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आया था कि x + 1/x बराबर है 12, x² - 1/x² बराबर है x² - 1/x² बराबर है 53। तो बताइए x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 क्या होगा? x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 क्या होगा? मल्टीप्लाई इसकी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसने छोटा कर लो थोड़ा, 5 कर लो। हाँ, मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, देखो एक बार देखियो, अगर तुम्हें x² - 1/x² की वैल्यू चाहिए ना, तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता। x² - 1/x² का डायरेक्ट x + 1/x से जाने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हमें पता होना चाहिए कि ये a + b की फॉर्म में एक चीज होती है, और एक चीज होती है a - b की फॉर्म में, और दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तब जाके a² - b² आता है। हाँ या ना, तब जाके a² - b² आता है। ऐसे ही अगर तुम्हें x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 चाहिए तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तुम्हारे पास x² + 1/x² होना चाहिए, और तुम्हें x² - 1/x² की क्या करनी है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पे देखो x + 1/x 12, x + 1/x क्या है? 12। अगर तुम्हें x² + 1/x² चाहिए तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 144 में से 2 माइनस हो गया, कितना हुआ? 142। तो हमें क्या करना है कि भाई अगर इसकी वैल्यू चाहिए है तो प्लस वाले की x² + 1/x² की, और
माइनस वाले की, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो ये इसने निकाल के पहले ही दे रखा है, मान लो 5 दे दिया इसने, और यहाँ पे कितना दे दिया 142। वैसे ये 5 आएगा नहीं, इसको अगर इस तरह से ही सोल्व करेंगे तो 5 आएगा नहीं, थोड़ा क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन होगा ऐसे ही। तो 142 गुणा 5, 142 गुणा 5 कितना होगा, कितना होगा 710। ठीक है ना, तो 710 अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो जब भी कोई ऐसी वैल्यू हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो हमारे पास में x प्लस 1/x होना चाहिए और x माइनस 1/x होना चाहिए, तब दोनों की जाके मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगी। अरे है ना, कोई समस्या किसी प्रकार की, कोई भी दिक्कत? कर दूं इरेज? लिखो, ये तो कर ही दोगे, तो मैंने करवा रखा है, देखो लिखो। A man loses 1/3 of his money in the first round, 1/3 of the money in the first round, and 3/5 he loses in the second round. एक व्यक्ति पहले राउंड में अपने धन का 1/3 भाग गंवाता है, अपने कुल धन का 1/3 भाग गंवाता है। वह दूसरे राउंड में शेष बचे धन का 3/5 भाग गंवाता है, 3/5 भाग गंवाता है। और तीसरे राउंड में शेष बचे धन का 4/7 भाग गंवाता है, शेष बचे धन का 4/7 भाग गंवाता है। एंड इन द थर्ड राउंड ही लूजेज 4/7 ऑफ द रिमेनिंग। Now he has 1200 rupees. वर्तमान में उसके पास 1200 रुपए हैं, वर्तमान में उसके पास 1200 रुपए हैं। तो बताइए आरंभ में उसके पास कुल धनराशि क्या थी? Then find the total amount in the beginning. तो बताइए आरंभ में कुल धनराशि क्या थी? 10,000 है। बहुत बढ़िया। देखो भाई समझिए एक बार, जो क्वेश्चन हम प्रतिशत में करवाते थे ना कि 10% उसने यहाँ खर्च किया, शेष का 20% यहाँ खर्च किया, शेष का 12.5% उसने यहाँ खर्च किया, तो उसके अंदर क्या था कि फ्रैक्शन में बदलना पड़ता था प्रतिशत को। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत को फ्रैक्शन में ना बदल के पहले ही फ्रैक्शन में दे रखा, प्रतिशत दिया ही नहीं, पहले ही किस में दे दिया? फ्रैक्शन में दे दिया। तो और भी आसान हो गया ये तो। मान लो उसके पास अगर धनराशि स्टार्टिंग में 3 थी तो उसने 1 खर्च कर दी, बचे कितने? 2। ठीक है। और ये परसेंटेज इफेक्ट है। कभी तुम ये सोचो कि जब उसके पास में 3 में से 1 जाके 2 बच गई थी तो ये 5 कहाँ से आया? ये परसेंटेज इफेक्ट है, रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर मान लो सेकंड राउंड में उसके पास में 5 रुपए बचे थे तो 3 उसने गवा दिए, तो बचे कितने अब उसके पास में? 2। फाइनल राउंड में अगर उसके पास में 7 बचे थे तो 4 उसने गवा दिए, बचे कितने? 3। तो इस तरह से बचे। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आएगा? पहले 3 से 3 कैंसिल कर दो, हो रहा है, तो 2 दूनी 4, और ये कितना आया? 30। अब ये कह रहा है कि उसके पास में 1200 बचे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर स्टार्टिंग में उसके पास में 35 थे, स्टार्टिंग में कितने थे? 35, तो लास्ट में कितने बचे? 4।
लेकिन लास्ट में 4 नहीं, कितने बचे हैं 1200। तो 4 की वैल्यू 1200, 1 की वैल्यू 300। अगर 1 की वैल्यू 300 है, अगर 1 की वैल्यू 300 है तो 35 की वैल्यू क्या होगी, गुणा 300, यह आएगा 10,500। ठीक है, बताओ कोई समस्या हो तो, है कोई दिक्कत? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, जैसे लिखो आगे फटाफट। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म ए रिंग। 4 जनवरी की शिफ्ट में आया था शायद, या फिर पता नहीं 7 जनवरी में इसमें आया था। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म ए रिंग। 2 सकेंद्रिक वृत्त, 2 सकेंद्रीय वृत्त एक रिंग बनाते हैं जिनकी बाह्य परिधि 44 व आंतरिक परिधि 22 है। The inner and outer circumference are 22 centimeter and 44 centimeter respectively। 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर हैं। तो बताइए उस रिंग की चौड़ाई कितनी है, या फिर सॉरी उस रिंग की मोटाई कितनी है। द विड्थ ऑफ द रिंग, उस रिंग की मोटाई कितनी है। द विड्थ ऑफ द रिंग, उस रिंग की मोटाई कितनी है। लिख लिया हो तो बोर्ड पे ध्यान दो। देखना भाई एक बार, 2 सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सर्कल एक हो, सॉरी कॉन्सेंट्रिक जिनका सेंटर एक हो। ठीक है, जैसे 2 सर्कल हैं ऐसे, मान लो ये है इनका सेंटर, ठीक है ना। अब ये एक रिंग के रूप में बन जाएंगे। किस रूप में बन जाएंगे, रिंग। इसने कहा है हमें सिर्फ ये रिंग के फॉर्म में बन जाएंगे। हमें इस रिंग की विड्थ बतानी है। क्या बतानी है, विड्थ। ठीक है, तो यहां पे देखो इसने बताया कि जब मैं छोटे सर्कल की सरकमफ्रेंस देखूंगा, छोटे सर्कल की सरकमफ्रेंस देखूंगा, तो इसने कहा है कि वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। इनर सर्कल का इनर सरकमफ्रेंस का मतलब है कि बाह्य परिधि, आंतरिक परिधि इसकी ये बनेगी और ये बनेगी तो कितनी है, 22। ठीक है, और इसकी बाह्य परिधि कितनी बनेगी, 44। ये आउटर है। ठीक है, तो देखना क्या है कि मान लो ये बड़ा रेडियस, ठीक है, यहां से यहां तक क्या है, बड़ा रेडियस, और यहां से यहां तक क्या है, छोटा रेडियस। यहां से यहां तक क्या है, छोटा रेडियस। तो अगर हमें इसकी रिंग की मोटाई चाहिए तो हमें क्या चाहिए कि बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस हो। अरे हाँ ना, बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस हो। r माइनस r होगा तब जाके ये आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या मानेंगे, यहां पे हम क्या मानेंगे कि बड़े सर्कल की 2 पाई r ये सरकमफ्रेंस है, बड़े सर्कल की ये सरकमफ्रेंस है। ठीक है, और छोटे सर्कल की 2 पाई r ये सरकमफ्रेंस है। अरे हाँ ना, अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो 2 पाई माइनस होके क्या बचेगा, r माइनस r। क्या बचेगा, r माइनस स्मॉल r, जो कि इसकी मोटाई आ जाएगी, जो इसकी विड्थ आ जाएगी। ठीक है, अब हमें r माइनस r अगर निकालना है तो मैं कह रहा हूं कि दोनों सरकमफ्रेंस का जो डिफरेंस है, दोनों सरकमफ्रेंस का डिफरेंस है, तो एक फॉर्मूले के रूप में याद कर लो कि दोनों सरकमफ्रेंस का जो डिफरेंस है, अगर मैं उसको 2 पाई से माइनस करूंगा तो ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r आ जाएगा। अरे हाँ ना, तो एक बार माइनस करियो तुम,
44 में से 22 गया तो कितना आया 22। 2 इसको चेंज करेंगे 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, तो r माइनस आर, ये 22 से 22 कैंसिल, 7/2, तो ये 7/2 अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 7/2। ठीक है ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो एक बार, अभी आया पेपर में क्वेश्चन कि x बराबर है 3 + √8। ठीक है, x बराबर है 3 + √8, x³ + 1/x³। देखो बात तो वही है ना, फिर से वही चीज पूछ ली लेकिन थोड़ा घुमा के, तो कंसेप्ट होने चाहिए तुम्हारे क्लियर। देखो इसमें कैसे देखना है समझो, एक बार समझो फिर डायरेक्ट बताऊंगा। x है, अगर तुम्हें 1/x लेने की आवश्यकता पड़े, x है और तुम्हें 1/x लेने की आवश्यकता पड़े, तो कैसे लोगे कि 1/3 + √8, यही है ना। रेशनलाइज करके अगर हम देखेंगे तो 3 - √8 की मल्टीप्लाई ऊपर और 3 - √8 की मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, तो जब तुम करोगे इसे तो 3 - √8 ये तो होगा ऊपर, और ये a + b × a - b, तो a² - b², तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और √8 का स्क्वायर है 8, तो 9 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1, यानी नीचे कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, तो ये कितना हो गया 3 - √8 हो गया, यानी 1/x 3 - √8। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहां से मैं x + 1/x लूं, यहां से मैं x + 1/x लूं, तो √8 माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 3 कितना आएगा 6। अरे आया ना, और 3 और 3 कितना आएगा 6। उसके बाद अगर देखें कि x³ + 1/x³, x³ + 1/x³, अगर x + 1/x a के बराबर है और x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू चाहिए, तो इसके क्यूब में से, इसके क्यूब में से इसका 3 गुना क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 6 का क्यूब कितना होगा 216, और इसका 3 गुना 18, माइनस करेंगे तो आएगा 198। बोलो आया ना? उतारो फटाफट, ठीक है जल्दी उतारो, फिर एक बात बताऊंगा फटाफट। हो गया? अगर देखो सुनो, देखो एक बार, अगर यहां पे दो वैल्यू ऐसी है ना, दो वैल्यू अगर ऐसी हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस, दो वैल्यू अगर ऐसी हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, अगर दो वैल्यू ऐसी हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो उसका इनवर्स सिर्फ साइन चेंज करने से ही आ जाएगा। अगर तुम्हें पता है कि x की वैल्यू 2 - √3 है, अगर x की वैल्यू 2 - √3 है, तो यहाँ 1/x जो होगा ना, यहाँ जो 1/x होगा, जो इसका उल्टा होगा, तो तुम ये देखो कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 4 में से 3 गया कितना बचता है 1। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही हो जिसमें 1 बचेगा, तो तुम सिर्फ इसका साइन चेंज कर दो कि 2 + √3, उसका सिर्फ साइन चेंज कर दो और कितना आएगा 2 + √3, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो आगे से ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो रेशनलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है, पहले ये देखो कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 तो नहीं, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो डायरेक्ट साइन चेंज कर दो। ठीक है, आ रही बात समझ में? लिखियो ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32 days। ए किसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है, बी उसे 48 दिन में कर सकता है, सी उसे 64 दिन में कर सकता है,
तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए छोड़ देता है, बी एंड सी कैन डू इट 48 days और 64 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दे ऑल स्टार्टेड टुगेदर, तीनों मिलकर कार्य शुरू कर देते हैं। 4 दिन बाद ए छोड़ देता है, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, आफ्टर 2 days ऑफ इट बी लेफ्ट द वर्क। उसके 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। और सी कार्य पे शुरू से अंत तक लगा रहता है, और सी कार्य पे शुरू से अंत तक लगा रहता है। एंड सी कंप्लीट द वर्क, और सी कार्य को खत्म करता है। तो बताइए कार्य खत्म होने में कुल कितना समय लगेगा? फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। बताइए कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? बताओ फटाफट। सबका ध्यान बोर्ड पे देखियो एक बार। ए कितने दिन में कर सकता है? 32। बी कितने दिन में कर सकता है? 48। और सी कितने दिन में कर सकता है? 64। ये बताया इसने, ठीक है। उसने कहा तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन कितने दिन बाद छोड़ा है इन्हें? 4 दिन बाद। और उसके 2 दिन बाद फिर किसने छोड़ दिया? बी ने। और फिर शेष कार्य किसने पूरा किया? सी ने। तो कुल कितना समय लगा? तो सुनना एक बार, पहले तो यहाँ पे हमें टोटल वर्क मानना है। कितना मानेंगे टोटल वर्क? 16 गुणा 12, 16 गुणा 12 192। ठीक है भाई, कितना कार्य मानेंगे टोटल है? 192। ठीक है। 32 से अगर मैं इसको भाग करूं तो 1 दिन का कार्य कितना होगा? 32 से अगर मैं इसको भाग करूं तो 1 दिन का कार्य कितना होगा? 6। और B का 1 दिन का कार्य कितना होगा? B का 1 दिन का कार्य कितना होगा? 4। और C का 1 दिन का कार्य है 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस ये 1 दिन में मान लो अगर 6 ईंटें लगाएगा, ये 1 दिन में 4 ईंटें लगाएगा, ये 1 दिन में 3 ईंटें लगाएगा, क्योंकि टोटल कार्य हमने मान लिया 192 ईंटों का है। कितनी ईंटों का टोटल कार्य मान लिया? 192 ईंटों का। अगर ऐसे ही ये कार्य करते रहे, लेकिन कार्य की शुरुआत की इन्होंने तीनों ने मिलकर, A B C तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की। और कितने दिन किया? कितने दिन किया? 4 दिन बाद। किसने छोड़ा 4 दिन बाद? ए ने। तो 4 दिन तक तो तीनों ने मिलके किया होगा, उसके बाद ए ने छोड़ दिया, तो बचे कौन? बी और सी। उसके 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने 2 दिन तो किया और बी ने भी छोड़ दिया, तो कौन बचा? सी। बाकी बचा हुआ कार्य किसने किया? सी ने। तो तुम बताओ ए बी सी अगर तीनों मिलके कार्य करें तो 6 4 10 और 3 13, 13 चौके 52, 52 ईंटें लगा देंगे 4 दिन में। अगर ये 2 मिलके करें तो 14 ईंटें लगा देंगे। तो 14 और 52 कितनी ईंटें लगेंगी टोटल? 66। टोटल कितनी ईंटें लगेंगी? 66। तो ईंटें बच कितनी जाएंगी? ईंटें बच कितनी जाएंगी? अगर 66 ईंटें लग गई तो बच कितनी जाएंगी? 66। इसमें से माइनस कर दो, कितना? 136। 1 मिनट, हाँ 126। कितना होगा? 126।
तो मान लो 126 ईंटें। अब 126 ईंटें अगर सी ने लगाई होंगी तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 के हिसाब से अगर इसने कार्य किया होगा तो कितने दिन लगे होंगे 42 दिन। तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में हुआ है 42 दिन में हुआ है। बचा हुआ कार्य कितने दिन में हुआ है 42 दिन में। अगर 42 दिन में हुआ है तो देखो एक बार यहाँ पे समय कितना लगा था, टोटल कार्य खत्म होने में कुल कितना समय लगा, तो कैसे बताएंगे 4 दिन तो ये 2 ये 4 और 2 6, 6 और 42 से 48। इसका मतलब 48 दिन में कार्य पूरा हुआ है और यही अपना क्या होगा आंसर। कोई डाउट हो तो पूछो, पूछो कोई डाउट हो तो। है कोई समस्या नहीं है? फटाफट उतारो इसे, अगला देखो। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। A, B and C together can do a piece of work in 4 days. A, B और C मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। A 10 दिन में पूरा कर सकता है। A alone can do the same work in 10 days and B alone can do the same work in 15 days. और B इसे 15 दिन में अकेला पूरा कर सकता है। ए इसे 10 दिन में, बी इसे 15 दिन में अकेला पूरा कर सकता है। यदि इस कार्य के लिए कुल 6,000 रुपए दिए जाएं, यदि इस कार्य के लिए कुल 6,000 रुपए दिए जाएं और तीनों मिलकर कार्य खत्म करें तो सी का हिस्सा क्या होगा? If 6,000 rupees is paid for this work and they all together complete the work, then find the part of C. तो उसमें C का हिस्सा कितना होगा बताओ। वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है। देखना यहाँ पे एक बात समझने की है भाई, सुनो देखो एक बार। तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, देखो एक बार, तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया और तीनों ने साथ में कार्य खत्म किया है, ठीक है, तीनों ने साथ में कार्य खत्म किया। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि सबने बराबर बराबर काम किया है, नहीं किया होगा ना ऐसा। किसी की एफिशिएंसी ज्यादा होती है तो ज्यादा काम करेगा, किसी की एफिशिएंसी कम होती है तो वो कम काम करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी अगर टाइम बराबर है, अगर टाइम बराबर है तो अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी पैसा बटेगा। अरे हाँ ना बेटा, मैंने बताया था, ये मैं सोचियो मैं वीडियो पे हूँ तने फिर उबासी ली है और समझ जा, अब की बार उबासी नहीं आ जा, ठीक है ना। तो हाँ कहाँ थे हम बताओ। हाँ तो अगर टाइम बराबर है तो अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी पैसा बटेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य खत्म कर सकते हैं? 4 दिन में। कितने दिन में कार्य खत्म कर सकते हैं? 4 दिन में। अकेला ए 10 दिन और अकेला बी 15। तो अगर मैं टोटल कार्य 4, 10, 15 के हिसाब से मानूं, अगर मैं टोटल कार्य 4, 10, 15 के हिसाब से मानूं, ऐसा कार्य मानना होता है कि जो 4, 10, 15 से आसानी से पूरा पूरा भाग हो जाए, तो कितना मानेंगे? 60। मान लो यहाँ पे टोटल वर्क 60 है, तो इसका एक दिन का कार्य ए बी सी तीनों का 4 दिन में 60 ईंटें लगती है। तो एक दिन में कितनी ईंटें लगाएंगे? ये 15। एक दिन में कितनी ईंटें लगाएंगे? 15। ये एक दिन में 6, ये एक दिन में 4,
अरे हाँ या ना। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो A एक दिन में 6 ईंटें लगाता है, B एक दिन में 4 ईंटें लगाते हैं, और तीनों मिलकर ईंटें कितने लगाते हैं एक दिन में? 15। तो 6 4 10 तो ये हो गई। बाकी की बची हुई 5 किसने लगाई? C ने। बाकी की बची हुई 5 किसने लगाई? C ने। इसका मतलब ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। तो एफिशिएंसी के रेशियो में पैसों को बांट दो, तो 6 4 10 और 5 15, इतने पैसे मिलने चाहिए थे। ठीक है, इस टोटल अमाउंट अगर 15 मिलता है तो इसको मिलेंगे 6, इसको मिलेंगे 4, इसको मिलेंगे 5, लेकिन टोटल अमाउंट 15 नहीं, कितना मिलता है? 6000। तो अगर 15 की वैल्यू 6000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 400। अगर 1 की वैल्यू 400 है, 15 की वैल्यू 6000, 1 की वैल्यू कितनी है? 400। अगर 1 की वैल्यू 400 है, अगर 1 की वैल्यू 400 है, किसकी पूछी है? C की। तो C की 5 थी, 5 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2000। अरे बोलो हाँ ना, आंसर कितना आएगा? 2000। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था इससे, कोई दिक्कत है? कर लोगे ना ऐसे? तो लिखो तो फटाफट कर दूं रेज। साइन 45 डिग्री प्लस ए, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस ए। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 7 जनवरी। बताओ क्या होगी? कितनी वैल्यू होगी? निंदो में बताया, बाकी बिल्कुल सही बताया। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो एक बार, देखो देखो, सही बताया भाई, ध्यान है मतलब इसका है। देखो साइन मैं ये कह रहा हूं, जब भी तुम्हें कोई वैल्यू दिखे और ऑप्शन ऐसे दे रखे हो, देखो भाई 1 0 2 4, अरे हाँ ना, इनमें से कोई आंसर है? अरे है कि नहीं? साइन और कोस पर डिपेंड है? नहीं है। साइन और कोस पर डिपेंड है? नहीं। ए एक कोई एंगल है, तुम अपनी तरफ से कोई भी एंगल ए मान सकते हो। ए कोई एंगल है, तुम अपनी तरफ से कोई भी एंगल ए मान सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री का फायदा यही है कि अगर क्वेश्चन एंगल पे डिपेंड नहीं है या क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ऑप्शन डिपेंड नहीं है तो तुम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो। अगर मान लो तुमने यहाँ पे 30 डिग्री मान लिया, क्या वैल्यू मान ली इसकी? 30 डिग्री। वैसे तो देखो तुम इसको चेंज करोगे तो इसी रूप में आ जाएगा, 90 माइनस लिखोगे ना, इसी फॉर्म में आ जाएगा और ये कैंसिल होकर 0 उत्तर दे देगा। सिंपल है। लेकिन अगर तुम इतना ना सोच पाओ तो देखो कोई भी एंगल तुम मान लो, जैसे 30 डिग्री तुमने मान लिया, तो 30 डिग्री मानते ही आंसर आ गया कि ये साइन 75 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री माना ना इसको। 45 में से 30 गया तो कितना होगा? 15। और साइन 75, तो 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हो उसको। 90 माइनस 15 डिग्री लिखोगे तो 90 के केस में साइन चेंज होगा किसमें? कॉस में, और वैल्यू आएगी कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री, और कैंसिल होके क्या दे देगा? 0। अरे हाँ ना, कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखो एक बार, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी तुम अपने तरफ से पुट कर सकते हो। कोई भी वैल्यू तुम अपनी तरफ से पुट कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम चल ही रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम्हें एक तरीका मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकंड थीटा, और बहुत बार एग्जाम में आया है, आ सकता है ये 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा, ऐसे कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, अगर ऑप्शन ऐसे ही हो 1 2 3 4, ठीक है, अगर ऑप्शन ऐसे ही हो, यानी ऑप्शन हो न्यूमेरिकल वैल्यू में, नंबर्स में,
तो ना तो ये साइन कोस पे डिपेंड कर रहा है ना एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अरे हाँ ना, एंगल अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो। तुम्हें क्या मानना है, एंगल मानना है 45 डिग्री। क्या एंगल मानना है 45 डिग्री। जब तुम 45 डिग्री मानोगे तो 1 प्लस कोट 45 कितना होता है भाई 1, तो कोट 45 कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 2, और कोसेकेंट 45 क्या होता है √2, तो ये बनेगा 2 माइनस √2। इसी तरह से ये बनेगा, इसको थोड़ा चेंज कर लो, प्लस वाला ही कर लो, इसमें प्लस कर लियो साइन, जैसे ये बनेगा 2 प्लस √2। अरे हाँ ना, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये a² माइनस b² की फॉर्म में हो गया, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2। समझ गए? तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर डिपेंड नहीं कर रहा तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या मानेंगे 45 डिग्री, और पुट करके कुछ सोल्व कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? समस्या किसी प्रकार की? अरे हाँ ना, कर दूं रेजी से। एक आसान सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया, देखो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा था 5, x y किसके बराबर दे रखा है 18, x प्लस वाई बराबर किसके दे रखा है 5, और x y कितना दे रखा है 18। हमें बताना था x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, बताओ। यही था क्वेश्चन। यही था क्वेश्चन। बताओ। देखना एक बार, सबका ध्यान बोर्ड पे। तुम्हें पता है a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a3 प्लस b3 प्लस 3ab इंटू, अरे हाँ ना, होता है ना ऐसे। अबे लगाओ, दोनों तरफ क्यूब करो, तो यहाँ पे होगा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy इंटू x प्लस y। अरे हाँ ना, और बराबर है 5 का क्यूब 125। दूसरी बात, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 की वैल्यू तो हमें चाहिए है, कोई बात नहीं, लेकिन प्लस में x y की वैल्यू क्या है 18, 18 तिये 54, 18 तिये 54, और x प्लस y कितना है 5, और बराबर है 125। तो ये होगा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 270 आएगा। तो 270 माइनस का 270 प्लस का 125, ये बचेगा। माइनस का कितना आएगा -145। बोलो हाँ या ना? बताओ कोई समस्या हो तो। है कोई दिक्कत? हो गया? लिखिए ये क्वेश्चन। 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर 5 घंटियां बजती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर 5 घंटियां बजती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर 5 घंटियां बजती हैं। तीस मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? बताओ। देखो भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, एक बार सुनियो ध्यान से। अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन आए, सुनियो,
मान लो ऐसे क्वेश्चन हो कि 3 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड के अंतराल पर घंटियां बजती हैं, तो मैं तुम्हें इसका बेसिक समझाऊं कि पहली बार मतलब ये 3 सेकंड के अंतराल पे बजेगी तो इसमें 3 सेकंड लगेंगे, फिर बजेगी 6 सेकंड के अंतराल पे, फिर 9 और फिर 12 ऐसे बजेगी। अगर 4 सेकंड के अंतराल पे कोई घंटी बजती है तो वो 4 सेकंड के बाद, फिर 8 सेकंड के बाद, फिर 12 सेकंड के बाद। अरे हाँ ना, 6 सेकंड के अंतराल पे बजती है तो पहले 6 फिर 12। तो तुमने देखा कि 12 एक ऐसी वैल्यू है, 12 एक ऐसी वैल्यू है, 12 सेकंड का ऐसा टाइम है जिस पर तीनों एक साथ फिर बजेंगे। अरे हाँ ना, तीनों एक साथ फिर से बजेंगे। इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि वो कम से कम समय जब ये फिर से एक साथ बजेंगी, हम उसे एलसीएम से भी निकाल सकते हैं कि 3 4 6 का एलसीएम क्या होगा 12। 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12। तो यानी 12 सेकंड के बाद वो एक साथ बजेंगी। अब क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है कि 5 घंटियां हैं, एक तो बजती है 2 सेकंड पे, एक 4 सेकंड पे, एक 6, एक 8 और एक 10। तो इनके हिसाब से मैं एक एलसीएम मान लूंगा। क्या मान लूंगा? एलसीएम। तो एलसीएम इसका मतलब हमें पता चलेगा इनका एलसीएम क्या आएगा। क्या आएगा एलसीएम इसका? एलसीएम क्या आएगा? 120। बिल्कुल, एलसीएम कितना आएगा? 120। ठीक है, 120 सेकंड के अंतराल पर फिर से एक बार साथ बजेंगे। 120 सेकंड के अंतराल पर फिर से एक बार फिर साथ बजेंगे। 120 सेकंड यानी 2 मिनट। तो 2 मिनट में अगर एक बार एक साथ बजती हैं तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? 15 बार। कितनी बार एक साथ बजेंगे? 15 बार। लेकिन मैं इसमें एक प्लस करूंगा। मैं इसमें क्या करूंगा? एक प्लस। तो मैं सही आंसर क्या बताऊंगा कि 16 बार एक साथ बजेंगे। हमने प्लस क्यों किया? हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि देखो हमने अंतराल लिया था 3 का, फिर 6 का, फिर 9 का, लेकिन 3 से पहले, 3 का गैप होने से पहले भी तो कहीं ना कहीं ये बजी होंगी एक साथ। अरे हाँ ना, जिस टाइम वो एक साथ हमने बजाना शुरू की तब भी तो वो एक साथ बजी हैं। अगर तब भी एक साथ बजी हैं तो पहली बार वाला हमने ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे वो पहली बार वाला है। तो टोटल कितनी बार एक साथ बजेंगी? 16 बार। कितनी बार एक साथ बजेंगी? 16 बार।